Hello, my dear student. This is Umesh Pal, your UP sir. Today I will discuss the topic of NCERT class 12th. Topic name Wave Optics. तो उत्सव ऑनलाइन यूट्यूब चैनल में आज हम लोग नेक्स्ट टॉपिक को स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि हम लोग प्रीवियस लेक्चर में देखे थे, क्या पढ़े हुए थे प्रीवियस लेक्चर में, हम लोग रे ऑप्टिक्स के बारे में पढ़ा हुआ था। रे ऑप्टिक्स इट मीन्स बेसिकली वेव ऑप्टिक्स जो है वो रे ऑप्टिक्स से रिलेट करता है। इसका मतलब यह हुआ सर इसमें भी लाइट की बात होगी। हाँ, इसमें लाइट की बात होगी, लेकिन ओनली पर्टिकुलर द फॉर्मेशन ऑफ वेव। लाइट के दो फॉर्मेशन होता है, एक पार्टिकल नेचर होता है और एक वेव नेचर होता है। वेव नेचर इंटरफेरेंस, रिफ्रैक्शन, रिफ्लेक्शन इन सबको डिफाइन करता है, और पार्टिकल नेचर किसे करता है? फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, कॉम्पटेंट इफेक्ट, रमन इफेक्ट, इन सबको क्या करता है? पार्टिकल नेचर को शो कराता है। लाइट के फॉर्मेशन होते हैं। तो आइए आज हम लोग वेव ऑप्टिक्स के बारे में जानने से पहले हमें पता होना चाहिए सोर्स ऑफ लाइट क्या होता है। लाइट एक आप कह सकते हो सोर्स का मतलब पुंज, समझते हो? पुंज का मतलब पूंजी, जहाँ से होती है सारे काम। हमारे यहाँ कहते हैं ना ये पूंजी कितनी है, तो मतलब वहीं से तो आपको पता चलेगा आप क्या कर सकते हो, मतलब सोर्स क्या है, आपकी सोर्स स्रोत क्या है, वहाँ से आप पता कर सकते हो कि आपकी लाइफ क्या है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बात करते हैं आज क्लास 12th के टॉपिक वेव ऑप्टिक्स में क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। जैसा कि हम लोग जानते हैं हमारा जो सीरीज चल रहा है एनसीईआरटी चल रही है, इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट देखिए क्या दिया गया है। उसमें दिया गया होगा लाइट के नेचर, जिसका वेवलेंथ, वेव में वेवलेंथ की बातें की जाएगी, वेव फ्रंट की बातें की जाएंगी। ठीक है, तो यहाँ पे वेवलेंथ आपको दिया रहेगा। जैसे क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में इन्होंने बोला है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट एनसीईआरटी बुक है, सेकंड पार्ट, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट मोनोक्रोमेटिक लाइट। आपको पता है मोनोक्रोमेटिक लाइट क्या होती है, कोहेरेंट सोर्स क्या होता है, मोनोक्रोमेटिक लाइट, कोहेरेंट सोर्स, इनहेरेंट सोर्स, ये सब चीज़ें आपको जानना बहुत ज़रूरी है। इसके लिए आप टेक्स्ट देखेंगे और टेक्स्ट रीड करेंगे। इट मीन्स जो आपकी बुक है उसे आप टेक्स्ट रीड करोगे। वहाँ पे अगर आपको समझ में नहीं आएगा तब आप कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय उमेश सर फिजिक्स वाला सर्च करिए यूट्यूब पे, वहाँ पे आपको सारे टेक्स्ट का डिजिटल बोर्ड पर एक्सप्लेनेशन है। ठीक है, आप लोग वहाँ से कर सकते हो। तो आइए हम लोग क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट इन्होंने दिया है मोनोक्रोमेटिक लाइट ऑफ वेवलेंथ 589 नैनोमीटर इज इंसिडेंट फ्रॉम एयर ऑन अ वाटर सरफेस। अच्छा, एयर से वाटर सरफेस पर हम क्या करते हैं? इंसिडेंट कराते हैं। व्हाट आर द वेवलेंथ, वेवलेंथ कितना होगा और फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? क्या चीज़? फ्रीक्वेंसी कितनी होगी? फ्रीक्वेंसी एंड स्पीड ऑफ रिफ्लेक्टेड और रिफ्रैक्टेड रे का। देन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है वाटर का 1.33, कितना? 1.33, इट मीन्स म्यू दिया गया है। तो आइए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को हम लोग सॉल्व करते हैं। हम लोग करते हैं यह है, हमें जो डाटा दिया गया है उन्होंने कहा है ये हमारा रिफ्लेक्टर है। रिफ्लेक्टर, यहाँ से रे ऑफ इंसिडेंट रे आता है और रिफ्लेक्ट होकर के इस तरह से जाता है, इस तरह से रिफ्लेक्ट होता है। और जो इंसिडेंट होता है, इंसिडेंट रे जो होता है हमारा, वह रिफ्लेक्टेड रे से राइट एंगल मेक करता है, और इसका जो नॉर्मल होता है वहाँ से एंगल आई और यहाँ से एंगल आर बनता है। हमें पता है सर एंगल आई इक्वल टू एंगल आर होता है। अगर हम एंगल आई को आर से, अगर आई के एंगल को कम करेंगे तो आर का एंगल कम होगा। क्यों? क्योंकि एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन में, अगर इस डायरेक्शन में मूव करेगा तो ये भी इस डायरेक्शन, मतलब एक दूसरे के अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, और जब हम रिफ्लेक्टर को इस तरह से हम शो करते हैं या प्रेजेंट करते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन में चलते हैं, तो दूसरी चीज़ें हो जाएंगी। ठीक है, तो आइए फर्स्ट क्वेश्चन में क्या दिया गया है। इन्होंने बोला है कि जो रे ऑफ इंसिडेंट रे है इसका वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू दिया गया है कितना? 589 नैनोमीटर, 589 नैनोमीटर दिया गया है। इन्होंने कहा है कि आप हमें बताइए, फ्रिक्वेंसी बताइए। ठीक है, फ्रिक्वेंसी का फार्मूला होता है न्यू इज इक्वल टू, क्या होता है बेटा? सी बाई लेमडा। अब C is the value of speed of light 3 into 10 to the power 8 meter per second square. Then lambda is the 589 into 10 to the power minus 9 meter. Then solve this question of इसे हम जब कैलकुलेट करेंगे इट मीन्स 3 into 10 to the power plus 8 then plus 5 प्लस 9 कितना हो जाएगा? 9 8 17 देन डिवाइड बाई 589। देन इसे हम सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं तो 5 6 जा मतलब 5 4 जा
4 के समथिंग आएगा, 5 के 5.09 इंटू 5.09 इंटू 10⁻14 हर्ट्ज। ओके, ये आंसर हमारा ए पार्ट का हो गया। अब आइए बी पार्ट में हमसे क्या दिया गया है, हमें फर्स्ट का बी पार्ट में क्या कहा है क्वेश्चन, आइए हम लोग देखते हैं। बी पार्ट में कह रहा है हमें क्वेश्चन में क्वेश्चन कह रहा है बी पार्ट में रिफ्रैक्टेड लाइट और रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया। अच्छा, रिफ्रैक्टेड लाइट की वेलोसिटी बतानी है और हमें बताना है लेमडा उसका वेवलेंथ कितना होगा, जबकि उसमें रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ वाटर दिया गया है। अभी यह क्या करे, एज लाइक अगर हम इसे ये नॉर्मल मान ले तो रे ऑफ लाइट नॉर्मल की तरफ झुक जाता है टुवर्ड द नॉर्मल, देन इसमें जो वेवलेंथ होगा लेमडा की वैल्यू क्या हो जाएगी, लाइट की लेमडा इतना है, तो आगे चल के जब ये रेयर से डेंसर में जाता है तो इसकी वेलोसिटी में क्या होता है, स्पीड्स क्या होती हैं, तो इस तरह की बातें करनी है। तो आइए हम लोग को दिया क्या क्या है, हमें दिया है म्यू की वैल्यू तो दिया है, देन अब हम सॉल्व करते हैं। अगर आपको वेलोसिटी निकालना हो तो वेलोसिटी निकालने का फॉर्मूला होता है v = c बाई म्यू। म्यू की वैल्यू दिया गया है, म्यू इज द वाटर, देन द वैल्यू ऑफ c इज द 3 इंटू 10⁸, देन डिवाइड बाई 1.33 और हम इसे सॉल्व करेंगे तो कितना आएगा, जल्दी बताइए। v की वैल्यू कितनी आएगी, इसे हम सॉल्व करते हैं। कैलकुलेशन करना बहुत ज़रूरी है, जब हम इसे कैलकुलेट करते हैं तो इसकी वैल्यू आती है 2.25 इंटू 10⁸। ठीक है, 2.25 इंटू 10⁸ मीटर पर सेकेंड, 8 मीटर पर सेकेंड। ओके, ये हमारा बी का पार्ट हो गया। अब उन्होंने पूछा लेमडा कितना होगा, लेमडा मतलब वेवलेंथ का कितना होगा जब वो रेयर से डेंसर में आता है, इट मीन्स एयर से वाटर में आता है। दिस इज द मीडियम ऑफ एयर और दिस इज द वाटर। ठीक है, वाटर है यहाँ पे। तो अब इन्होंने कहा है कि इसका वेवलेंथ क्या हो जाएगा, तो वेवलेंथ लेमडा इक्वल टू क्या होता है, लेमडा इक्वल टू, लेमडा आपको दिया गया है क्या, हाँ दिया गया है। कितना दिया गया है, लेमडा फर्स्ट इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ना, जैसे हमने हमारा जो दिया हुआ था लेमडा की वैल्यू, इंसिडेंट रे की लेमडा की वैल्यू दी गई थी। अच्छा, जब एयर से वाटर में गया तो वाटर की रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दिया गया है, तो हम इस लेमडा 1 को निकालने के लिए क्या करेंगे, हम इस लेमडा 1 को निकालने के लिए लेमडा डिवाइड बाय लेमडा 1 इक्वल टू लेमडा डिवाइड बाय म्यू, लेमडा की वैल्यू 589 नैनोमीटर डिवाइड बाय 1.33, और जब हम इसे सॉल्व करते हैं आता है 444 नैनोमीटर। ठीक, दिस इज द आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। अब आइए क्वेश्चन नंबर सेकंड पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड में दिया गया है व्हाट इज द शेप ऑफ द वेव फ्रंट इन ईच ऑफ द फॉलोइंग केसेस। फर्स्ट दिया गया है लाइट डिराइविंग फ्रॉम अ पॉइंट चार्ज। अच्छा, आपको पता होना चाहिए जो एक सोर्स होता है, सेकंड नंबर क्वेश्चन इन्होंने कहा है कि आप हमें डिफाइन करिए, अगर एक पॉइंट सोर्स है वहाँ से जो रे ऑफ लाइट इमिट होता है या रे ऑफ लाइट फॉर्मेट होते हैं, प्रोपागेट होते हैं, वो किस तरह का वेव फ्रंट बनाता है। तो उन्होंने कहा है कि अगर एक सोर्स ऑफ लाइट एक वेव फ्रंट बनाता है तो हर एक वेव फ्रंट पर जो छोटे छोटे सोर्स होते हैं ये भी अपना एक वेव बनाते हैं, और ये वेव क्या होता है, यह वेव क्या होते हैं, अलग अलग एक छोटे छोटे, इसे हम जूम कर दिए हैं, यह अपना एक सर्कल बना, एक अपना नया सोर्स बनाएगा, यह भी एक नया सोर्स बनाएगा, यह भी हम देखते हैं। इसी तरह से इनका नया सोर्स बनता जाता है जिससे एक वेव फ्रंट और बन जाता है। तो हमने देखा पॉइंट सोर्स का जो वेव फ्रंट होता है वो कैसा होता है, सर्कुलर होता है, सर्कुलर होता है, सर्कल में होता है। ओके, मतलब स्फेरिकल, सॉरी सर्कल नहीं कह सकते, सर्कल मतलब उसी पर सर्कल का मतलब एक कंप्लीट शेप, बट सर्कुलर का मतलब वो बढ़ता जा रहा है, सर्कल में बढ़ता जा रहा है। जैसे हम वाटर में क्या करते हैं, एक कंकड़ को ड्रॉप कराते हैं तो क्या होता है, वो वेव बढ़ता है, कम नहीं होता। लेकिन बाद में ध्यान से सुनना, उन्होंने बताया था, कौन बताया था, हाइगन ने बताया था कि जो वेव फ्रंट होता है 2 लेयर में बनता है, एक अपर लेयर एक डाउन लेयर। तो ये डाउन लेयर को हम वेव फ्रंट नहीं कहते, अपर को कहते हैं। क्यों, क्योंकि यही आगे बढ़ता है, इसलिए इसका नाम स्फेरिकल पड़ा है। सॉरी, इसे हम सर्कुलर नहीं स्फेरिकल कहेंगे। ओके, स्फेरिकल, ठीक है। आइए नेक्स्ट
ए पार्ट हो गया। बी पार्ट में क्या कह रहा है, बी पार्ट में इन्होंने कहा है लाइट इमर्जिंग आउट ऑफ कॉन्वेक्स लेंस। अच्छा, कॉन्वेक्स लेंस से जब लाइट क्या होती है, इमर्ज होती है। आइए देखते हैं, हम एक सोर्स रखते हैं, ए पार्ट था, बी पार्ट को हम लोग देख लेते हैं। यहाँ पे क्या इसे इरेज कर दें क्या, चलिए यहाँ पे देख लेते हैं बी पार्ट को। सेकंड का बी पार्ट ये कह रहा है कि मान लीजिए एक सोर्स से रे ऑफ लाइट निकल रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम क्या करें, कॉन्वेक्स लेंस लगा दें, तो ये रे ऑफ लाइट क्या करेगा, पैरेलल हो जाएगा। और जब ये रे ऑफ लाइट पैरेलल हो जाए तो पैरेलल रे ऑफ लाइट प्लेन क्या करता है, प्लेन वेव फ्रंट को बनाता है। कैसा वेव फ्रंट बनाता है, प्लेन वेव फ्रंट बनता है, प्लेन वेव फ्रंट। ओके, प्लेन वेव फ्रंट बनता है बी पार्ट। सी पार्ट में क्या कह रहा है, सी पार्ट में कह रहा है कि द पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट ऑफ लाइट फ्रॉम अ डिस्टेंस स्टार इंटरसेप्टेड बाय द अर्थ। अच्छा, हम आपको पता है सन से जो रे ऑफ लाइट आता है हमें ऐसा लगता है ना सीधा सीधा आ रहा है, मतलब वो क्या करता है, जो हमारा एब्जॉर्बर होता है उसके परपेंडिकुलर दिखता है। जब उसके परपेंडिकुलर हो तब भी हमें जो वेव फ्रंट इमेजिंग होती है वो भी प्लेन में होता है, वो भी प्लेन में ही होता है, ठीक है। आइए क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 ने बोला है ए पार्ट द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इज 1.5, व्हाट इज द स्पीड ऑफ लाइट ग्लास। अच्छा, स्पीड ऑफ लाइट ग्लास, इन्होंने कहा है एक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने आपको ग्लास का दे दिया 1.5, तो आप बताइए उसमें जो लाइट इंसिडेंट मतलब ट्रेवल करेगी उसकी वेलोसिटी क्या होगी। द स्पीड ऑफ लाइट इज 3 × 10⁸ दिया गया है, और जब हम इसे 1.5 से डिवीजन करेंगे तो ये आएगा 2 × 10⁸, मतलब वेलोसिटी क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। बात समझ में? आइए हम लोग न्यूमेरिकली सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बहुत प्यारा है, क्वेश्चन नंबर 3। ओके, आप लोग देखते रहिए और क्वेश्चन को बहुत अच्छे से सीखते रहिए। आई होप कि आपकी अंडरस्टैंडिंग हमारे वजह से अच्छी हो जाए, तो अच्छी बात है अगर हम आपके एग्जाम पीरियड में थोड़ा सा हेल्प कर सकते हैं। बेटा ध्यान से सुनना, इस बार जेईई मेंस में जितने भी मैथ्स को छोड़ करके फिजिक्स और देन केमिस्ट्री के सारे क्वेश्चन एनसीईआरटी, मतलब 80% क्वेश्चन सारे एनसीईआरटी से आए हुए हैं। और केमिस्ट्री का क्वेश्चन इतना लाजवाब बना है, हम आपको क्या बताएं। हम चाहते हैं कि आप लोग एनसीईआरटी चाहे जहां पढ़ रहे हो, फिजिक्स वाला से पढ़ रहे हो या किसी भी प्लेटफॉर्म से आप पढ़ रहे हो, एनसीईआरटी जरूर पढ़ो। सारे एग्जाम में एनसीईआरटी आने वाला है और एनसीईआरटी आप लोग छोड़ो मत। एनसीईआरटी के अगर आप न्यूमेरिकल अगर हमारे थोड़ी सी हेल्प की वजह से अगर आप कर लेते हो, अंडरस्टैंडिंग बन जाती है, तब आपका टॉपिक में कमांड बहुत अच्छा रहेगा और हम चाहते हैं आपकी कमांड बहुत अच्छी रहे। आई होप कि आप इस बात को ध्यान दें। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग चल रहे हैं। उन्होंने बोला है क्वेश्चन नंबर 3 पे एक हम ग्लास देते हैं आपको। एक ग्लास है, सपोज करो एक कांच का ग्लास है, ठीक है। इस तरह से हम ले लेते हैं, ओके। एक कांच का ग्लास है, ठीक। इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमने म्यू इक्वल टू दे दिया 1.5। रे ऑफ लाइट को इंसिडेंट करा रहे हैं, तो इस ग्लास में जब एंट्री होती है रे ऑफ लाइट की, रे ऑफ लाइट जब एंट्री होती है तब इसमें वेलोसिटी क्या हो जाएगी, तो हमें पता है वेलोसिटी v इक्वल टू c बाई म्यू। c की वैल्यू 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड डिवाइड बाई 1.5 को डिवीजन कराओ, 2 आ जाएगा। 2 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड से वेलोसिटी क्या हो जाएगी, स्पीड ऑफ लाइट की वेलोसिटी हो जाएगी। किसमें, ग्लास में जब वो एंट्री करेगी। किस ग्लास में, जिसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 1.5 हो। ओके, बात समझ में आ रही है? भाई साहब कह तो रहे हैं, अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी होनी चाहिए। कमांड आपका जब बनेगा तब हमारा पसीना इसी तरह से निकलता रहेगा। बात समझ रहे हो ना? तो हम चाहते हैं आप सीखते रहिए। आइए क्वेश्चन नंबर 4, अच्छा 3 का बी, इज व्हाट स्पीड ऑफ द लाइट इज ग्लास इंडिपेंडेंट ऑफ द कलर ऑफ लाइट। नो, ग्लास की जो स्पीड ऑफ लाइट है वो कलर पे डिपेंड नहीं करती। वो किस पे डिपेंड करती है, कलर का मतलब फ्रीक्वेंसी पे डिपेंड नहीं करती मेरे भाई, मीडियम पे डिपेंड करती है। बात समझ में आ रही है ना? आइए आगे देखिए आगे क्या कह रहा है। उन्होंने बोला है इफ नॉट, यदि नहीं, विच ऑफ 2 कलर रेड एंड वायलेट ट्रेवल
स्लोअर इन ग्लास प्रिज्म। अरे तो उससे कोई मतलब नहीं है। एज कंपेयर टू रेड लाइट और या आप कह सकते हो वायलेट कलर विल मूव एट अ स्लोअर स्पीड। भाई वो कम कर दे रहा ना वेलोसिटी को, चाहे जो कलर किया है। तो मतलब रेड के कंपेयर में जो वायलेट की वेलोसिटी होती है वो क्या होती है, कम होती है। बात समझ में आई। ये क्वेश्चन नंबर 3 का बी पार्ट था। देन अब हम लोग 4th पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इन अ यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट द स्लिट आर सेपरेटेड बाय 0.28 millimeter and the screen is placed 1.4 meter away. Okay, the distance between central bright fringe कब होता है आपको पता है। ब्राइट फ्रिंज और डार्क फ्रिंज कब बनते हैं, जब कोहेरेंट सोर्स होता है और उसके फेज इक्वल हो, क्या फेज सेम हो, और क्या वेवलेंथ भी सेम हो, या इंटेंसिटी सेम हो। एरिया के रिफ्रैक्ट में इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ए स्क्वायर ना जी। आज समझ में आ रही है ना। तो आई इक्वल टू 4 नॉट कॉस स्क्वायर थीटा बाई 2। आप लोग जानते हो ये सब चीज़ें। आइए यंग डुअल स्लिट के बारे में हम लोग देखते हैं। इसमें दिया गया है, सारी चीज़ें दी गई हैं। तो क्वेश्चन नंबर 3 को इरेज करते हुए क्वेश्चन नंबर 4 को हम लोग करते हैं। ठीक, तो हमें लग रहा है पूरा बोर्ड साफ करना पड़ेगा, क्योंकि आप लोग गलतियों से कुछ और ना समझ लें, क्योंकि कहीं इधर का टॉपिक को नोट कर लिया तो गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए एनसीईआरटी कहती है गड़बड़ी करने से पहले, कोई काम करने से पहले 4 बार सोचो, और जब कम करना स्टार्ट कर दो तो कभी पीछे मत हटो। अगर आप एज अ नीट अपीयरेंस स्टूडेंट हैं तो आप पहले सोचिए कि हम ये कर सकते हैं कि नहीं, तब आप उसमें अप्लाई करिए, टाइम दीजिए। और जब आप उसमें घुस गए तो बेटा आपको एक सीट चाहिए ना, चाहे जितनी कॉलेज हो, चाहे जो भी मार्क्स हो, उससे मैटर नहीं करता। हमें एक सीट चाहिए तो हम लेके रहेंगे, चाहे कुछ हो जाए। तो हम चाहते हैं आपके अंदर एनर्जी बहुत अच्छी होनी चाहिए, और एग्जाम पीरियड में भाई साहब जो रहेगा ना वही बहुत अच्छा कर सकता है। आइए 4th नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें क्या क्या दिया गया है। 4th नंबर क्वेश्चन में हमें दिया गया है स्मॉल डी की वैल्यू दी गई है। स्मॉल डी की वैल्यू सेपरेशन बिटवीन 2 स्लिट्स, वन स्लिट एंड सेकेंड स्लिट, और यहाँ से डिस्टेंस बिटवीन स्क्रीन टू 2 सोर्सेज S1 और S2। ठीक है, इनके बीच का स्मॉल डी की वैल्यू दिया गया है। कितना दिया गया है, अब हम इरेज करते जा रहे हैं क्योंकि आप कॉन्सेप्ट को समझ रहे हो। ठीक है, अच्छा अब उन्होंने क्या दिया गया है, अब उन्होंने दिया है 0.28 मिलीमीटर। इससे हम 0.28 इंटू 10⁻³ मीटर कर सकते हैं। ठीक है, ठीक, आइए स्मॉल डी की वैल्यू। और हमें क्या दिया गया है सर, सॉरी, और हमें क्या दिया गया है, और हमें दिया गया है सर कैपिटल डी की वैल्यू दिया गया है। डिस्टेंस बिटवीन 2 सोर्सेज, डिस्टेंस बिटवीन सोर्स एंड स्क्रीन, स्क्रीन और सोर्स के बीच का डिस्टेंस डी इक्वल टू कितना दिया गया, 1.4 मीटर। और क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में, और हमें दिया गया है सर और हमसे इन्होंने पूछा है, क्या पूछा है, इन्होंने पूछा है क्वेश्चन नंबर 4, हाँ, इन्होंने पूछा है कि आप ये बताइए 1.2 मीटर डिस्टेंस दिया गया है किसका, इन दोनों का डिफरेंस, किसका डिफरेंस दिया गया है, 0 से ना जी 1.4। हाँ, इन्होंने कहा है कि फ्रिंजेस का डिफरेंस एंड 4th का और 0 का, ब्राइट फ्रिंज एंड द 4th फ्रिंज फॉर डिस्प्लेसमेंट इज 1.2, मतलब y4 माइनस y0 इक्वल टू दिया गया है 1.2 मीटर। ठीक है, आइए हम लोग क्वेश्चन को करते हैं। तो पहले हमें पता होना चाहिए, क्या पता होना चाहिए, ठीक, किसी का फोन आ रहा था जी। चलिए आइए क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं हमें क्वेश्चन में दिया क्या क्या है। हम तो पहले हमें पता है y अप्लाई टू यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट yn इक्वल टू n d लैम्डा बाई स्मॉल डी, d लैम्डा बाई स्मॉल डी, ये फार्मूला होता है। चलिए ठीक है, अब हम लोग क्या करेंगे, इसमें वैल्यूज़ को पुट करेंगे। अगर हम n की वैल्यू 0 रखते हैं तो ये सारा 0 हो जाएगा। चलो ठीक है, 0 हो गया। ठीक है, अब हम n की वैल्यू 4th रखते हैं क्योंकि 4th का डिफरेंस दिया गया है। तो आइए 4th रखिए, y4 इक्वल टू n की जगह 4 इंटू डी की वैल्यू 1.4 इंटू लेमडा, लेमडा कितना दिया गया है जी, देखो लेमडा की वैल्यू नहीं दिया है क्या, दिया होगा जी। लेमडा की वैल्यू कितना दिया गया है, 10⁻⁻²। ठीक है, अच्छा लेमडा ही निकालना है ना, y4 डिफरेंस दे दिया है हमें। चलो ठीक है, इसमें हम फार्मूले में फॉर्मेट करते हैं। ठीक है, तो कोई दिक्कत है नहीं वैसे।
हम लोग डायरेक्टली वैल्यू उसको रख देते हैं या सॉल्व करके रख देते हैं, ठीक है। और हमें लेमडा निकालना है। देखिए क्या करना है, आपको लेमडा निकालना है। लेमडा रखिए डी इंटू लेमडा देन स्मॉल डी, ओके ओके। 4 इंटू 1.4 इंटू लेमडा डिवाइड बाई 0. पानी लगा हुआ है, 4 इंटू 1.4 डिवाइड बाई 0.28 इंटू 10 टू द पावर -3, ऊपर जाएगा +3 हो जाएगा तो y4 इंटू लेमडा, ठीक है। y4 इज इक्वल टू हो जाएगा 5.6 इंटू लेमडा डिवाइड बाई 0.2 देन इंटू 10 के पावर +3। इससे हम क्या करेंगे, इससे हम अगर 56 लिखते हैं इंटू 56 इंटू 10 के पावर 2 लिख दें, 2 इंटू लेमडा एज इट इज़, इसे हम 100 से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करा देते हैं तो हो जाएगा 28 इंटू 100, ओके। 28 2 जा, ठीक। कैलकुलेशन बहुत सही होना चाहिए। तो यहाँ पे 2 इंटू 10 टू द पावर y4 का है, 2 इंटू 10 टू द पावर 2 देन 2 4 लेमडा, ये y4 पर आ गया, ठीक है। y4 पर हमें दिया गया है y4 माइनस y0 इक्वल टू दिया गया है 1.2 मीटर। चलिए रखिए y4 की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर 4 लेमडा इज इक्वल टू 1.2, लेमडा की वैल्यू निकालो, लेमडा इज इक्वल टू 1.2 इंटू 2 इंटू 10 टू द पावर 4, और ये ऊपर जाएगा, ये आएगा 0.6 इंटू 10 टू द पावर -4, और इससे हम क्या लिखेंगे 0.69 मिलीमीटर लिख सकते हैं, 0.6 मिलीमीटर इज द लेमडा। मिलीमीटर में भी आंसर कर सकते हैं। अच्छा, इसे नैनोमीटर में बनाना हो तब क्या करेंगे हम लोग, नैनोमीटर में भी बना सकते हैं क्या, बना सकते हैं नैनोमीटर में भी। देखो क्या कर सकते हैं हम लोग, कर सकते हैं यहाँ 0.06 इंटू 10 टू द पावर -5 कर सकते हैं मीटर, ठीक है। इतना भी आंसर सही है। देन लेमडा इक्वल टू, अगर हम इससे 0.40 बढ़ाएंगे 0.00, अबे क्या ज़रूरत है इतना बड़ा जीरो करने का, या तो अच्छा इधर ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई करा देना 6000, अगर हम इधर माइनस करेंगे तो इधर प्लस होगा, ठीक। देख लेते हैं, इसे हम अगर 6 1 2 माइनस कर देते हैं ना 4, तो 2 और 0 बढ़ जाएगा इंटू 10 के पावर -9, 4 लाना था, 2 पॉइंट पहले इसको लेके आए, 2 0 और लगा दिया, ठीक है। 4 हो गया 10 पावर -9 मीटर, और इसे हम लिख सकते हैं 600 नैनोमीटर। दिस इज द लेमडा ऑफ द आंसर नंबर क्वेश्चन नंबर 4, ठीक है। बस यही चीज़ें कहा था हमसे, क्या बोला था उन्होंने, कहा था कि 2 सोर्स हैं, 2 सोर्सेज हैं, हम यहाँ पे S1 बनाते हैं, यहाँ पे S2 बनाते हैं, ठीक है। S1 S2, स्क्रीन की डिस्टेंस कुछ दिया गया है d, ये दिया गया है कैपिटल D। इन्होंने कहा कि जो हमारा लेमडा है वो कितना होगा, जहाँ पे 0 एक तो 0 यहाँ होगा और एक 4th पर होगा, 4th स्टेट पर, ठीक है ना, यानी इक्वल टू 4th पर। तो इसकी जो लेमडा होगी वो कितनी होगी, तो हमने यहाँ से लेमडा का इन दोनों का डिफरेंस दे दिया गया था, 0 और 4th के बीच का डिफरेंस दे दिया गया था, कितना 1.2 मीटर दिया गया था। यहाँ से हम लेमडा निकाल लेंगे, ठीक है। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्या है, क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है हमारा 5 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, इन यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग मोनोक्रोमेटिक लाइट वेवलेंथ लेमडा द इंटेंसिटी ऑफ लाइट एट अ पॉइंट ऑफ। भाई साहब ये क्वेश्चन 2014 में आया हुआ है, 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है। अगर आपके पास MTC बुक है, MTC बुक है तो उसमें देखिएगा 2014 में क्वेश्चन आया हुआ है, उसमें आंसर दिया है k/2, क्योंकि वो 1 k/4 रहता है, इसमें क्या है k/3 है ना।
अच्छा, लेमडा बाई 3 है, उसमें लेमडा बाई 4 है, इसलिए वो के बाई 2 आया है, इसमें के आंसर आएगा। देखते हैं हम लोग, आइए क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन बड़ा अच्छा है भाई, 5th नंबर क्वेश्चन, आप लोग इसे कॉपी करें और नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 पर हम लोग चलते हैं। और आपको हम थोड़ा सा इंट्रो कल के लेक्चर में देंगे, आपको वेवलेंथ, वेव फ्रंट, मोनोक्रोमेटिक लाइट, ये सब चीज़ें क्या होती हैं, ठीक है। और बहुत सारे हैं एक्सपेरिमेंट, और हाइजेनबर्ग का क्या अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था, और ईथर क्या था, एक ऐसा मीडियम क्यों माना गया जो मासलेस है, और उसी पे ये सब लाइट्स ट्रेवल करता है, क्योंकि हमें पता है हमारे जो साउंड वेव हैं इसे ट्रेवल करने के लिए एयर का होना बहुत ज़रूरी है, ठीक है। लेकिन रे ऑफ लाइट को प्रोपागेट करने के लिए हमें किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती, इसलिए हाइपोथेटिकली मीडियम का नाम दिया गया, जिसका नाम था ईथर, जिसको बताने वाले थे हाइगन ने बताया था कि रे ऑफ फ्लो ऑफ लाइट जो फ्लो करता है उसके लिए मीडियम जो होती है वो मासलेस होती है और मतलब विजिबल नहीं होती, अनविजिबल होता है। इस तरह की बातें उन्होंने किया था, बट उनके बहुत सारे एक कहीं कहीं फॉलो कर रहा था और कहीं कहीं नहीं कर रहा था। कहाँ नहीं किया था? वह नहीं किया था फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में, कॉम्पटेंट इफेक्ट में, रमन इफेक्ट में, इन सब में। जहाँ पे इफेक्ट का मतलब क्या होता है? इफेक्ट का मतलब चेंजेस, जहाँ पे हमें चेंजेस लाना होता था वहाँ पे यह इस तरह का वर्क नहीं करता था। इफेक्ट का मतलब क्या होता है? चेंजेस ना। आइए क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 में दिया गया है पाथ डिफरेंस। आइए क्वेश्चन नंबर 5 बहुत अच्छा है बेटा। क्वेश्चन नंबर 5 ओके ये शायद मार्कर नहीं चल रहा, तो हम मार्कर को चेंज करते हुए अपने नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, ठीक है। और हमेशा उल्टा रखो ताकि अच्छे से इनका आ जाए। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 में क्या क्या हमें दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 5 में हमें दिया गया है सर, क्या दिया गया है? पाथ डिफरेंस दिया गया है, जिसे हम डेल एक्स से लिखते हैं। पाथ डिफरेंस, पाथ डिफरेंस जिसे हम डेल एक्स से लिखते हैं। कितना दिया गया है डेल एक्स से? पाथ डिफरेंस दिया गया है सर क्वेश्चन नंबर 5। हाँ, पाथ डिफरेंस इन्होंने क्या दिया है? इन्होंने दिया है सर के, जब इसकी इंटेंसिटी लेमडा हो, ठीक है, जब पाथ डिफरेंस लेमडा हो और इंटेंसिटी के हो, हमारा डेल एक्स वन है, ठीक। और क्या दिया है? डेल एक्स टू दिया है, जब हम पाथ डिफरेंस डेल एक्स टू इसे लेमडा बाई 3 कर दें तो इंटेंसिटी हमारा क्या होगा, यही यह पूछा है, ठीक है। इंटेंसिटी हमारा क्या होगा? इंटेंसिटी इट मीन्स ए आई वन है, ए आई टू है, ठीक है, आई टू है। तो उन्होंने पूछा है कि अगर हम लेमडा को लेमडा बाई 3 कर दें, पहले तो लेमडा था तो के इंटेंसिटी थी, के इज द कांस्टेंट, कोई भी वैल्यू ऐसे नंबरिंग अब 4 3 कुछ भी हो, देन जब हम लेमडा बाई 3 कर दिए, इसका 1/3 कर दिए, तो ये कितना हो जाएगा, ये हमें निकालना है। तो इसके लिए यूजिंग इंटेंसिटी का फॉर्मूला I इक्वल टू I4I0 cos स्क्वायर थीटा बाई 2, कितना? 4I0 cos स्क्वायर 5/2, 4I0 cos स्क्वायर 5/2। 5 is the phase, 5 is the phase difference between one source and next second source ना, फर्स्ट सोर्स और सेकंड सोर्स, ठीक। इनके बीच का जो फेज होता है, यह डिफरेंस क्या है, वो 5 रिप्रेजेंट करता है या एक्सप्लेन करता है। आइए हम लोग देखते हैं हमें क्या क्या दिया गया है। हमें दिया गया है सर I2 बाई I1, पहले हम निकालते हैं इंटेंसिटी। I2 बाई I1 अगर हम निकालते हैं तो 4I0 कॉस स्क्वायर, फेज दोनों में चेंज होंगे, दोनों सोर्स अलग हैं तो फेज अलग अलग होगा, 5/1/2 एंड पूरे की डिवाइड बाई 4I0 कॉस स्क्वायर 5/2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। तो यहाँ से क्या क्या कैंसिल होगा, क्या क्या बचेगा, तो हमें यहाँ से I0 क्या है? I0 इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स, I0 हमारा क्या है? इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल सोर्स। I0 जो हमारा है इंटेंसिटी ऑफ इंडिविजुअल, मतलब अलग अलग सोर्सेज के क्या है? इंटेंसिटी है I0, ठीक है। यहाँ से 4I0 कैंसिल हो गया, तो बस यही बचेगा I2 बाई I1 इक्वल टू कॉस स्क्वायर 5/1 डिवाइड बाई कॉस स्क्वायर 5/2, कॉस स्क्वायर 5/2,
ठीक, इस तरह से हमारा वैल्यू बचेगा। आइए अब हम लोग आगे देखते हैं। आगे हमें क्या देखना है, क्वेश्चन में क्या बोला है, अगर हम लेमडा को क्या कर दें, लेमडा बाई 3 कर दें, तो पहले तो हमें फेज निकालना होगा। तो फेज के लिए हम फार्मूला लगाते हैं। आइए देखते हैं फेज के लिए क्या फार्मूला लगाएंगे। फेज इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू क्या होता है, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डिस्प्लेसमेंट ऑफ पाथ ना जी, यही होता है ना, हाँ यही होता है सर। फेज यहाँ लिखे क्या नीचे, इसे हम बॉक्स में पैक करते हैं और इसे हम आगे यूज़ करेंगे, इसी में वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, ये तो हमने डिफाइंड किया है फॉर्मूले को। ठीक है, अब आइए φ1 हम निकालते हैं। φ1 क्या हो जाएगा, 2 पाई बाई लेमडा इंटू डेल एक्स। पुट करो वैल्यू यहाँ पर, φ1 इक्वल टू 2 पाई बाई लेमडा, डेल एक्स की वैल्यू कितना दिया गया है, डेल एक्स की वैल्यू लेमडा ही दिया गया है, तो ये 2 पाई के फॉर्म में आ जाएगा ना जी। डेल एक्स की वैल्यू लेमडा दिया गया है तो 2 पाई के फॉर्म में आ जाएगा लेमडा, तो ये आ जाएगा 2 पाई। और यहाँ पे φ2 इक्वल टू 2 पाई डिवाइड बाई लेमडा इंटू डेल एक्स की वैल्यू लेमडा बाई 3, लेमडा से लेमडा कैंसिल, कितना आ जाएगा, पाई बाई 2 पाई बाई 3 आ जाएगा। चलिए आइए फेज इसमें रखते हैं, देन I1 I2 हमें निकल जाएगा। दिस इज द इक्वेशन नंबर फर्स्ट में पुट करते हैं। आइए I2 की वैल्यू कितना है, I1 की वैल्यू k है, I2 की वैल्यू कुछ हमें निकालनी है। I2 की वैल्यू k रख देते हैं, इक्वल टू सॉरी बंद है, ठीक है, इक्वल टू हम क्या रखेंगे, कॉस स्क्वायर φ1 की वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर φ1 की वैल्यू 2 पाई, अच्छा देन डिवाइड बाई 2 था क्या, वो तो उतना ही हो जाएगा ना जी, डिवाइड बाई 2 करो ना करो कोई दिक्कत नहीं, ठीक है। φ2 और φ1 जब हम इसे सॉल्व करेंगे ऊपर नीचे हो जाएंगे नहीं, ठीक है, क्या वैल्यूज को रख सकते हो, कोई दिक्कत है नहीं वैसे तो। हाँ ये 2 रखेगा, ये भी 2, φ2 डिवाइड बाई 2, ठीक है। ये तो एंगल है ना इसलिए अभी कैंसिल नहीं होगा, डिवाइड बाई 2, देन यहाँ पे पूरे के डिवाइड कॉस स्क्वायर φ2 की वैल्यू, देखिए थोड़ा सा यहाँ गड़बड़ हुआ है, I1 डिवाइड बाई I2, I1 डिवाइड बाई I2, देन यहाँ पे I1 की वैल्यू रखो, I1 की वैल्यू k डिवाइड बाई I2, और यहाँ से आप रखोगे 2 पाई बाई 3, 2 पाई बाई 3 इंटू 2, 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ पे वैल्यू आएगी k I2 इज इक्वल टू कॉस 180, cos 180 का स्क्वायर करोगे कितना आएगा, जल्दी बताओ, एंगल आपको पता होना चाहिए, 1/2, जी हाँ 1/2, अरे ये ऊपर चला जाएगा कोई दिक्कत नहीं है। I2 के यहाँ करो, k के साथ यहाँ करो, ठीक है, I2 इक्वल टू इस वैल्यू को यहाँ रखो, k पाई बाई 3 इज द 1/2, 1/2 का स्क्वायर, 1/2 का स्क्वायर, देन डिवाइड बाई और इसको करोगे तो कितना हो जाएगा, ये डिवीज़न में आ जाएगा यहाँ पे, ये भाई यहाँ पे डिवीज़न आ जाएगा, यहाँ पे चला जाएगा, तो ये कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई की वैल्यू होती है -1, चलिए -1 रख देते हैं, -1, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारी जो वैल्यू आ जाएगी k² बाई 4, सॉरी I2 इक्वल टू k बाई 2 × 4, k बाई 4, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर। हमें लग रहा है नीचे नहीं दिख रहा होगा, तो हम वीडियो में देख लेते हैं नीचे दिख रहा है कि नहीं, k बाई 4 नहीं दिख रहा, तो आप लोग समझ ही गए हो ऐसे तो आंसर आई थिंक। तो आइए आंसर इधर लिख देते हैं, इस तरफ नीचे नहीं लिखेंगे, ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं, यहाँ पे कहाँ, यहाँ पे लिख देते हैं भाई, हमें लग रहा है यहाँ पे तो लिखना चाहिए, ठीक है। ये आंसर आ जाएगा I2 इक्वल टू k बाई 4, ओके, ये हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है। चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो ये क्वेश्चन आपका 2014 में आया हुआ है नीट में, ठीक है। तो आप लोग इस क्वेश्चन को बहुत, ये एनसीईआरटी बहुत अच्छी लेवल है भाई, एनसीईआरटी को आप देखो तो। क्वेश्चन नंबर 6, अ बीम ऑफ लाइट
कंसिस्टिंग ऑफ टू वेवलेंथ दिया गया है, लेमडा 1 और लेमडा 2 दिया गया है। इन्होंने कहा यूज ऑब्टेन द इंटरफेरेंस फ्रिंजेस इन यंग डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट से फर्स्ट बोला है फाइंड द डिस्टेंस डिस्टेंस द थर्ड ब्राइट फ्रिंज ऑन ए स्क्रीन फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा फॉर वेवलेंथ। अच्छा 650 पे बताना है। बी में कह रहा है कि लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर एज ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू बोथ द वेवलेंथ ऑफ कोइंसाइड। अच्छा ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 6 को करते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 एज इट इज है, तो आप लोग इसे कॉपी कर चुके होंगे, तो हम क्वेश्चन नंबर 6 को उधर कर दें, क्या कर देते हैं इस तरफ। देखिए क्वेश्चन नंबर 6 में हमें क्या करना है। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या क्या दिया गया है हमें दिया गया है लेमडा 1 दिया गया है, लेमडा 2 दिया गया है। लेमडा 1 की वैल्यू कितना दिया गया है सर? लेमडा 1 की वैल्यू दिया गया है हमें 650। दिस इज द लेमडा लॉर्ज ना जी, हाँ लॉर्ज या 1 या 2 कुछ भी कर लो। 650 नैनोमीटर। लेमडा 2 दिया गया है हमें, कितना दिया गया है लेमडा 2? लेमडा 2 दिया गया है सर 520 नैनोमीटर। 520 नैनोमीटर। अब इन्होंने पूछा क्या है हमसे? पूछा यंग डुअल स्लिट, जबकि डी और किसकी वैल्यू दिया गया है? डी की वैल्यू दिया है स्मॉल डी के। कैपिटल डी की वैल्यू कितना दिया गया है? कैपिटल डी की वैल्यू दिया गया है 1.2 मीटर, 1.2 मीटर। और स्मॉल डी की वैल्यू दिया गया है, कितना दिया गया है स्मॉल डी की वैल्यू? 2 mm। ठीक है, आइए देखते हैं हम लोग। mm को मीटर में कन्वर्ट कर देंगे तो लेमडा n इज इक्वल वाई एन इक्वल टू एन डी लेमडा डिवाइड बाई स्मॉल डी। दिस इज लेमडा 1। और यहाँ पे n की वैल्यू सेंट्रल मैक्सिमा की अगर बात करें तो ध्यान से सुनना, सेंट्रल मैक्सिमा की बात करें तो थर्ड पे आता है, ठीक है। और मिनिमा की बात ए पार्ट में ना, हाँ ए पार्ट में हम लोग करते हैं। आइए चलिए क्वेश्चन नंबर 6, थर्ड ब्राइट फ्रिंज, एन की वैल्यू थर्ड दिया गया है। रखिए y3 इक्वल टू 3 इंटू डी की वैल्यू 1.2 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू 650 डिवाइड बाई ए पार्ट है, ठीक है, डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू 1.2 मिलीमीटर, 1.2 इंटू 10 के पावर -3 मीटर, ठीक है। अब हम इसे सॉल्व, नैनोमीटर में था, नैनोमीटर 10 के पावर -9। आइए इसे सॉल्व करते हैं। तो 1.2 से 1.2 कैंसिल, कैपिटल डी, हाँ 1.2 से 1.2 कैंसिल, 10 के पावर 3 प्लस हो जाएगा, 16 का इसमें मल्टीप्लाई करा दो, 5 3 15, 1 कैरी 19, 0 इंटू 10 टू द पावर -6। और हम इसे क्या लिखेंगे? y3 की वैल्यू 18, हाँ ठीक है 1950। कितना है बेटा? 1950। इसमें आंसर कुछ और आया है क्या? नहीं, अच्छा 2 मिलीमीटर, 2 दिया है ना, स्मॉल डी की वैल्यू 2 दिया है, सॉरी 2 mm है, 2 mm। देन हमारा सोल्यूशन गलत हुआ क्या? नहीं गलत हुआ सर। इससे अभी हम 1.2 के साथ कहाँ है इतना बड़ा कैलकुलेशन करोगे? कैलकुलेशन बहुत इजी होना चाहिए। क्या होना चाहिए? कैलकुलेशन बहुत इजी होना चाहिए। हमारा कैंसिल नहीं हुआ है। अब हम इसे सॉल्व करते हैं। अच्छा ठीक है, चलिए 0.6 लिख देते हैं। 3 इंटू 0.6 इंटू 650 इंटू 10 टू द पावर -6। और हम इसे सॉल्व करेंगे, एक 0 इसको दे देंगे, 6 हो जाएगा, 6 3 18 इंटू 65 इंटू 10 टू द पावर -6। और हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमें लेमडा 3 की जो वैल्यू आती है, कैलकुलेशन कर लीजिए, थोड़ा सा कैलकुलेशन बहुत फास्ट कीजिएगा आप। ये आएगा 117 इंटू 10 के पावर -6। अगर हम इसे लिखते हैं 1.17 इंटू 10 के पावर -4 लिखेंगे तो हम बस ये भी लिख सकते हैं मीटर में। जी हाँ मीटर में, ठीक है। लेमडा 3 की वैल्यू आ गई। अब इसने क्वेश्चन में क्या बोला है? इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए कि यन की वैल्यू क्या होगा। यन मतलब कब ब्राइट फ्रिंज बनेगा। हाँ,
इन्होंने बी में बोला है व्हाट इज द लीस्ट डिस्टेंस फ्रॉम द सेंट्रल मैक्सिमा वेयर द ब्राइट फ्रिंज ड्यू टू द वेवलेंथ ऑफ कोइंसाइड। अच्छा, जब इस तरह का फॉर्मेट आपसे पूछे तो क्वेश्चन नंबर 6 में कुछ इस तरह का रूल लगाया जाता है। कोई रूल नहीं है, ये हमारा फॉर्मूला जो फॉर्मेट करता है हमें, फॉर्मेट का मतलब जो हमें एक्सप्लेन करता है कि अगर आप इसे लेमडा 2 दिया गया हो, एक लार्ज हो एक स्मॉल हो, तो हम इसमें n की वैल्यू जो निकालते हैं उसका एक छोटा सा साधारण सा फॉर्मूला है। थोड़ा सा हम उल्टा का मतलब एज अ रिसीवर टाइप का लिखते हैं। तो ये फार्मूला होता है n+1 देन स्मॉल लेमडा इक्वल टू n-1 ना जी, यही होता है क्या फार्मूला? जी हाँ, एक होता है n लेमडा जिसे लॉर्ज कहते हैं, या तो हम यहाँ पे लिखते हैं n+1 बीटा s इक्वल टू n लेमडा लॉर्ज, सॉरी बीटा लॉर्ज, बीटा है, ये भी फॉर्मूला लिखते हैं। तो n की वैल्यू आपको निकालनी है, तो n+1 बीटा लेमडा s इज द स्मॉल 520 इज इक्वल टू n, यहाँ पे लॉर्ज का 650, 0 से 0 कैंसिल, 13 5 या 13 4 जा 4 5 मतलब 4 का मल्टीप्लाई 4n प्लस 4 इज इक्वल टू 5n। 5 में से 4 जाएगा या 4 को उस तरफ कर दो तो 4n को उस तरफ करोगे तो 5n माइनस 4n, और यहाँ से n की वैल्यू आ जाएगी 4, n की वैल्यू 4। तो ये 4th पर ब्राइट फ्रिंज बनेगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6 का बी पार्ट। ओके, 6 का बी पार्ट हो गया, बस इजी था, बस और कुछ है नहीं इसमें। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर बेटा 7 नंबर क्वेश्चन। टाइम बहुत ज़्यादा हो जा रहा है क्या? देखिए क्वेश्चन नंबर, अच्छा इसमें भी क्या पूछा है, इसमें भी वो पूछा है कि वो किस पोजीशन पर बनेगा। तो आप क्या करिएगा, 4th पर वैल्यू n की जगह पर 4th रखिएगा, d n सबकी वैल्यू सेम रखोगे तो आपको वैल्यू मिल जाएगी। क्या मिल जाएगी? y4 इक्वल टू n मतलब 4th इंटू डी की वैल्यू, डी की वैल्यू है 1.2 इंटू लेमडा 1 की वैल्यू, लेमडा 1 की वैल्यू है इसमें, लेमडा 2 की वैल्यू 520 इस डिवाइड बाई स्मॉल डी की वैल्यू 2 इंटू 10 टू द पावर -3, यहाँ पे इंटू 10 के पावर -9। और जब हम इसे सॉल्व करते हैं, कैलकुलेशन करते हैं, तो हमारी वैल्यू आती है y4 की वैल्यू कितना आ जाएगी, कैलकुलेशन करें आप, 2 2 4, 2 टाइम्स 12 मतलब 2.4, और यहाँ पे हम सॉल्व करते जाते हैं तो हमारे लास्ट में जो वैल्यूज आती है 1.56 नैनोमीटर। कितना? 1.56 नैनोमीटर का आंसर आ जाता है। ठीक है, ये आपका बी पार्ट का टोटल आंसर हुआ। बस कुछ है नहीं, कैलकुलेशन बहुत इजी होना चाहिए, कॉन्सेप्ट आपका क्लियर होना चाहिए, कैलकुलेशन आप कर लेंगे। अब क्वेश्चन नंबर हम चलते हैं 7 पर, तो 5 को इरेज करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7 पर चलते हैं। ठीक है, ओके, टर्म्स आप बहुत अच्छे से कर रहे हो, अटेंड आपकी बहुत अच्छी होगी। अगर आपकी ओपनिंग अच्छी है तो एंडिंग भी बहुत अच्छी होगी। ठीक है, तो आपका जो स्टार्टिंग अच्छी होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 7 कह रहा है इन अ डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट इज एंगुलर विड्थ, अच्छा एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज फाउंड टू 0.2 डिग्री ऑन ए स्क्रीन प्लेस्ड 1 मीटर अवे द वेव लेंथ ऑफ लाइट यूज इन द 600 नैनोमीटर व्हाट विल बी द एंगुलर विड्थ ऑफ द फ्रिंज इज द इंटायर एक्सपेरिमेंट apparatus, अच्छा apparatus इज द immersed इन वाटर इन रिफ्रैक्टिव इंडेक्स 4/3। बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए इसमें क्वेश्चन नंबर 7 इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने दिया गया है एंगुलर विड्थ दिया गया है, एंगुलर विड्थ, एंगुलर विड्थ थीटा नॉट इक्वल टू कितना दिया गया है सर, ये दिया गया है 0.2 डिग्री का, 0.2 डिग्री। ठीक है, और हमें क्या दिया है, हम यहाँ पे रेड से मार्क कर देते हैं ताकि आपको नीचे न दिक्कत हो, या हम रेड से ही लिखना स्टार्ट कर दें, क्या दिक्कत है, रेड से अच्छा तो मुझे ये लगता है। चलिए आगे क्या दिया गया है, लेमडा दिया गया है, लेमडा इक्वल टू 600 नैनोमीटर। अच्छा आइए आगे क्या दिया गया हमें क्वेश्चन में,
और क्वेश्चन हमें लीनियर विड्थ दिया, लीनियर विड्थ पूछ रहा है, लीनियर विड्थ, जबकि म्यू की वैल्यू दिया गया है 4/3 दिया गया है। अच्छा लीनियर विड्थ क्या होता है, लीनियर विड्थ बीटा इक्वल टू एन लेमडा बाई एन डी बाई लेमडा, सॉरी डी लेमडा बाई स्मॉल डी। एन इसमें नहीं होता, क्या नहीं होता, एन नहीं होता। तो आइए और क्या दिया है, एंगुलर विड्थ को हम थीटा से लिखते हैं, ठीक है, एंगुलर विड्थ फर्स्ट एंड सेकंड। तो हम क्या करते हैं, थीटा इज इक्वल टू, जो हमारा थीटा होता है वो किसके इक्वल होता है, वो होता है बीटा बाई डी के इक्वल। किसके इक्वल होता है, जो हमारा एंगुलर विड्थ होता है, एंगुलर विड्थ आएगा थीटा नॉट या थीटा कुछ भी कह सकते हो, देन थीटा से रिप्रेजेंट करते हैं, ये फर्स्ट है सेकंड है, तो हमारा होता है बीटा बाई डी। तो बीटा बाई डी, बीटा की वैल्यू रखो डी लेमडा बाई डी स्मॉल डी, देन कैपिटल डी, कैपिटल डी कहीं से, तो ये लेमडा बाई डी आ गया, लेमडा बाई डी। अच्छा लेमडा बाई डी, लेमडा की वैल्यू आपको दिया गया है, ठीक है, लेमडा की वैल्यू दिया गया है, डी की वैल्यू नहीं दिया गया है ना। तो हमें पता है, हमें क्या पता है, थीटा इज डायरेक्टली, मतलब एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, एंगुलर विड्थ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेमडा या म्यू, म्यू पे डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, किस पे, म्यू या लेमडा, सॉरी लेमडा पे होता है, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं, वेव लेंथ पर होता है, ठीक है, लेमडा पर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। और इन्होंने क्या बोला है, इन्होंने कहा है जो हमारा एंगुलर विड्थ और लीनियर एंगुलर विड्थ जो है, एंगुलर विड्थ रेशियो ऑफ लीनियर एंगुलर विड्थ, ठीक है, एंगुलर विड्थ रेशियो ऑफ लीनियर एंगुलर विड्थ जो हमारा होता है वो लेमडा बाई लेमडा नॉट के इक्वल होता है, लेमडा बाई लेमडा नॉट, ठीक है। अच्छा अब हमें क्या करना है, हमें रखना है वैल्यूज रखना है, इसकी वैल्यू रखिए, लेमडा नॉट की वैल्यू आपको दिया है, लेमडा की वैल्यू आपको बताना है, और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल करते हैं। तो आइए आगे हम लोग सॉल्व करते हैं, यहाँ तक शायद नीचे तक आपको दिख रहा हो, तो आई होप कि अच्छी बात है, दिख रहा है, हमें पता है जो हमारा लेमडा नॉट है, दिख रहा है ना, ठीक है, जो हमें लेमडा नॉट है, लेमडा नॉट इज अ रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ दिस मीडियम, तो लेमडा बाई म्यू, ठीक है, देन इसका मतलब क्या हुआ, लेमडा बाई म्यू के इक्वल होता है, क्या होता है, लेमडा बाई म्यू 1 बाई म्यू के इक्वल होता है। तो हम यहाँ से थीटा निकालते हैं, थीटा इक्वल टू थीटा नॉट डिवाइड बाई म्यू, और थीटा नॉट हमें दिया गया है 0.2 डिग्री डिवाइड बाई 1.4/3, 4/3 से 3 2 या 6 हो जाएगा, तो यहाँ पे 0.6 डिवाइड बाई 4, और हम इसे सॉल्व करते हैं तो कितना आता है 0.015, कितना आएगा 0.015। तो हम लोग लिखते हैं थीटा की वैल्यू 0.15 डिग्री, ठीक है, पहले 6 डिग्री था, 60 मतलब अब 15 हो गए, ठीक है। अब यहाँ तक हमारा आंसर हो गया क्वेश्चन नंबर 7 पार्ट ए। अच्छा इसमें पार्ट 2 नहीं दिया गया है, आइए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कह रहा है व्हाट इज द ब्रिफ्टर एंगल फॉर एयर टू ग्लास ट्रांजिशन। ट्रांजिशन का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, ट्रांजिशन का मतलब देना, जैसे हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़ते हैं इलेक्ट्रॉन का ट्रांजिशन होता है, या एटम्स पढ़ते हैं उसमें इलेक्ट्रॉन्स के ट्रांजिशन होते हैं, इट मीन्स चार्जेस के ट्रांजिशन होते हैं। कुछ ऐसा है जो स्पार्क कर रहा है इस कमरे में, पता नहीं, आई होप कि ऐसा ना हो, क्योंकि मैं जिंदा रहूँगा तभी आपके लिए कुछ हेल्पफुल कर सकता हूँ। तो आप चाहें तो आप चलिए कोई नहीं, हम चाहते हैं टॉपिक से ही हमें रिलेटेड बातें करनी चाहिए। तो आप लोग एनसीईआरटी को किस तरह से पढ़ रहे हैं कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा। अगर कोई स्ट्रेटजी अच्छी है या हम आपको बता सकते हैं कि इस तरह से इस स्ट्रेटजी में आप स्टडी को कंटिन्यू करें तो शायद बेहतर हो सकता है। तो अगर उससे बेहतर आपके पास आइडियाज़ हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर ना हो तो आप एक बार एडवाइस लें, और हम चाहते हैं एडवाइस लेनी बुरी बात नहीं है। क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ हम लोग चलते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन कुछ कर रहा है, अच्छा सॉरी यहाँ पे कुछ है, कुछ घुस आया है कमरे में। 8 नंबर क्वेश्चन आइए देखते हैं हम लोग। 8 नंबर क्वेश्चन में ब्रिफ्टर एंगल पूछा है, अच्छा है, क्वेश्चन में दिया गया है, हमें क्या पता है, हमें पता है वी नो दैट, हम जानते हैं tan आई बी इक्वल टू होता है म्यू के इक्वल, ठीक। आइए क्वेश्चन में दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है 8 नंबर क्वेश्चन में 1.5 दिया गया है, तो डायरेक्टली आई बी इक्वल टू tan इनवर्स म्यू। अच्छा tan इनवर्स म्यू की वैल्यू कितना दिया गया है 1.5, दिस इज द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 8। 9 नंबर पे चलिए,
9 नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है? 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है light of wavelength 500 angstrom fall on plane reflecting surface. What are the wavelength and frequency of refracted light for what angle of incidence is the refractive or रे नॉर्मल टू द इंसिडेंट रे? अच्छा जी, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। इन्होंने दिया गया है, इसमें क्या दिया गया है? ये देखो, यही उड़ रहा भाई, इसे क्या बोलते हैं? बटरफ्लाई हाईली फ्लायर हम इसे बोलते हैं। अच्छा, हम इसे बाहर फेंक के आते हैं, तब तक आप क्वेश्चन को बहुत अच्छे से कॉपी। तो आइए देखिए, हम उसे फेंक करके आ गए हैं। एक्चुअली क्या है ना, वो डिस्टर्ब कर रहा था यहाँ पे बार बार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9 को हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 में हमें लेमडा की वैल्यू दिया गया है। लेमडा इक्वल टू 500 एंगस्ट्रॉम, 5000 एंगस्ट्रॉम है शायद, मे बी, जी हाँ 5000 एंगस्ट्रॉम। लेमडा इक्वल टू दूसरे कलर से, आइए ब्लैक से कर लेते हैं, 5000 एंगस्ट्रॉम। 5000 एंगस्ट्रॉम को क्या लिखोगे? 5000 इंटू 10 के पावर माइनस 10, और हम इसे लिखेंगे 5 इंटू 10 टू द पावर 1 2 3। ठीक है, 10 के पावर माइनस 7। ठीक, लेमडा इक्वल टू, और हमें क्या दिया गया है बेटा? और हमें दिया गया है सर कुछ नहीं, पहले हमें फ्रिक्वेंसी निकालनी है। तो न्यू इक्वल टू सी बाई लेमडा। सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 डिवाइड बाई लेमडा की वैल्यू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 7, ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे न्यू इक्वल टू कितना आ जाएगा? 0.6 इंटू 10 टू द पावर 15, 10 के पावर 15, और ये हो जाएगा 6 इंटू 10 टू द पावर 14 हर्ट्ज। ठीक, ये आपका न्यू की वैल्यू आ गई। और हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, इसमें इन्होंने बोला है कि आप ये बताइए, जो वाट इंसिडेंट रे रिफ्लेक्ट होकर के नॉर्मल के साथ जो रिफ्रैक्शन बना रही है, रिफ्लेक्टेड रे, वो एंगल कितना बनाए? फॉर व्हाट एंगल ऑफ इंसिडेंस इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम नॉर्मल के साथ। तो आइए, हमें पता है, हमें क्या पता है सर? हमें यह पता है कि क्वेश्चन नंबर हम लोग 9 ही कर रहे हैं, तो 7 को इरेज कर सकते हैं क्या? नहीं, उस तरफ इरेज कर सकते हैं 6 नंबर क्वेश्चन को। तो आइए 6 नंबर क्वेश्चन को इरेज करते हुए, और हमें लग रहा है, आई होप कि आप लोग समझ गए होंगे, जो हमारा एंगल मेक करता है इंसिडेंट रे आई इज इक्वल टू इंसिडेंट रे आर एज परपेंडिकुलर टू ईच अदर। एक दूसरे के क्या होते हैं? परपेंडिकुलर होते हैं। देन एंगल इज 90, तो साइन आई एंगल आई प्लस एंगल आर इज इक्वल टू, हमें पता है दिस इज द रिफ्लेक्टर एंड देन इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एक दूसरे के साथ राइट एंगल बनाते हैं। और हमें पता है आई इक्वल टू आर भी होता है, तो हमें पता है आई प्लस आर इक्वल टू 90 डिग्री, और आई इक्वल टू आर होता है, दोनों सेम होते हैं। तो आई प्लस आई एज 2i इक्वल टू 90, देन i इक्वल टू 45 एंगल। ठीक है, हो गया आंसर। अब आते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 10 पर। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है एस्टिमेट द डिस्टेंस फॉर विच रे ऑप्टिक्स अ गुड अप्रोक्सीमेशन फॉर अपर्चर 4 mm एंड वेवलेंथ 400 नैनोमीटर। अजी कुछ नहीं है इसमें, तो इसमें हमें क्या निकालना है? अपर्चर का फार्मूला क्या होता है? अपर्चर हमें दिया गया है, और इसमें जब डिस्टेंस निकालते हैं अप्रोक्सीमेशन से, कहाँ से? डिस्टेंस ऑफ ऑप्टिक्स इज गुड अप्रोक्सीमेशन से। तो यहाँ पे जो फार्मूला बनता है वो हमारा फार्मूला होता है ZF। इधर ही कर दें, इधर कर देते हैं भाई 10 नंबर क्वेश्चन। हमें अपर्चर दिया है ए इक्वल टू, कितना दिया गया है सर? ए इक्वल टू दिया गया है सर क्वेश्चन में 4 मिलीमीटर, जिससे हम लिखते हैं 4 इंटू 10 टू द पावर -3 मीटर। ठीक है, और लेमडा आपको दिया गया है। लेमडा आपको कितना दिया गया है सर? लेमडा हमें दिया गया है 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर, और इसे हम लिखते हैं 400 इंटू 10 टू द पावर -9 मीटर। अब हमें पता है डिस्टेंस बिटवीन अपर्चर एंड सोर्स के बीच का, तो हमारा ZF इज इक्वल टू ए स्क्वायर बाई लेमडा। तो ए स्क्वायर, ए इज द वैल्यू ऑफ दिस 4 इंटू 10 टू द पावर -3 का स्क्वायर,
देन डिवाइड बाई 4 इंटू 10 टू द पावर 2 माइनस हो जाएगा 10 की पावर -7 और हम इसे सॉल्व करते हैं 4 4 जा 16 इंटू 10 टू द पावर -6 डिवाइड बाई 4 इंटू ऊपर 10 के लेके जाओगे तो +7 हो जाएगा 10 की पावर 7 और ये क्या हो जाएगा 4 4 जा देन हमारा 40 मीटर आंसर आ जाएगा डिस्टेंस ZF की वैल्यू। ये क्वेश्चन नंबर हमारा 4th था 10 नंबर क्वेश्चन था जिसका आंसर या 4th नंबर है। ठीक है, अब आता है आगे एडिशनल क्वेश्चन। एडिशनल क्वेश्चन भी हम लोग कर लेते हैं वैसे तो, हालांकि एडिशनल क्वेश्चन बहुत अच्छे क्वेश्चन हैं। देखिए एडिशनल क्वेश्चन में दिया गया है द 6563 angstrom as a helium alpha line emitted H alpha line is emitted by a hydrogen in a star or is found to be red shifted by 15 angstrom. Estimate the speed with which the star is reaching from the earth. अच्छा अर्थ से कोई दिक्कत नहीं, ये भी क्वेश्चन आप लोग कर ही चुके हो। आइए देखते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 11। ठीक है, इस तरफ चलते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 11 भी देख लेते हैं। स्पीड पूछा है कब का, अर्थ पर जब आते हैं। आइए देखते हैं, क्वेश्चन बड़े अच्छे हैं वैसे तो। 11 नंबर जो कि एडिशनल एक्सरसाइज है। एडिशनल एक्सरसाइज बहुत अच्छे एक्सरसाइज होते हैं। कौन से एक्सरसाइज है? एडिशनल एक्सरसाइज। ठीक है, आइए क्वेश्चन नंबर 11 पर चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 में क्या कहा है, हमें क्या क्या दिया गया? हमें दिया गया है लेमडा, दिया गया है 6563 एंगस्ट्रॉम इज अ लेमडा। ठीक है, और क्या दिया गया है? डेल लेमडा दिया गया है। डेल लेमडा मतलब चेंज ऑफ लेमडा इज इक्वल टू 15 डिग्री का। ठीक है, चेंजिंग होते हैं 15 एंगस्ट्रॉम, सॉरी सब एंगस्ट्रॉम में है। और क्या दिया गया है सर? और हमसे पूछा है कि स्पीड क्या होगी। स्पीड के लिए डेल लेमडा इज इक्वल टू कितना होता है? डेल लेमडा हमारा होता है, क्या होता है डेल लेमडा? डेल लेमडा लेमडा वी बाई सी, लेमडा वी बाई सी, लेमडा वी बाई सी। यहाँ पे लेके जाओ वी इक्वल टू डेल लेमडा सी इंटू डेल लेमडा डिवाइड बाई लेमडा। चलो रखो, सी की वैल्यू 3 इंटू 10 टू द पावर 8 इंटू डेल लेमडा की वैल्यू 15 एंगस्ट्रॉम। 15 एंगस्ट्रॉम में ही रखोगे, नहीं 15 को एंगस्ट्रॉम में मत रखो, 10 के पावर -10 से कैंसिल हो जाएगा ना एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम। तो यहाँ पे इसका 6563। ठीक है, एंगस्ट्रॉम से एंगस्ट्रॉम कैंसिल। ठीक है, अब हम इसे सॉल्व करते हैं। इसके साथ में 15 3 जा 45 को डबल जीरो दे दो, 1 2 डबल जीरो, एक और जीरो दे दो इंटू 10 के पावर 3 जीरो कम मतलब 5 डिवाइड बाई 6563। इसको डिवीजन कराओ, देखो वैल्यूज कितना आ रहा है। वैल्यूज आएगा 6.86 इंटू 10 टू द पावर 5 मीटर पर सेकेंड। दिस इज द वेलोसिटी ऑफ दिस। ये क्वेश्चन नंबर 11 था। ठीक, ऐसे ही हम एडिशनल क्वेश्चन को भी करवा देंगे आपको। आप क्वेश्चन बहुत अच्छे से करिएगा, एडिशनल क्वेश्चन बहुत ज़रूरी भी है, आप करेंगे। 12 नंबर क्वेश्चन क्या है? 12 नंबर क्वेश्चन दिया गया है कार्पुस्कुलर जो पार्टिकल्स होते हैं, ये आपका वेब उसमें जाएंगे डुअल नेचर ऑफ रेडिएशन एंड मैटर में आप पढ़ेंगे इस टॉपिक को। तो ये टेक्स्ट पार्ट है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन नंबर 14, क्वेश्चन नंबर 15 आपका बच्चा अच्छा क्वेश्चन है, 17 भी अच्छा क्वेश्चन है। तो 17 को तो आप लोग कर लोगे। इन डुअल स्लिट एक्सपेरिमेंट यूजिंग इतना वेवलेंथ दिया गया है, डिग्री दिया गया है, आप लोग कर लोगे। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपको क्या निकालना है? एंगल निकालना है। तो आप लोग एडिशनल क्वेश्चन को बहुत अच्छे से करिएगा। आज वेव ऑप्टिक्स पहले लेक्चर एक ही साथ में कंप्लीट हो गया। एनसीईआरटी आप लोग बहुत अच्छे से करिएगा अभी। ठीक है, हालांकि एनसीईआरटी बहुत ज़रूरी भी है। और इसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में मिलेंगे डुअल नेचर एंड रेडिएशन एंड मैटर, और उसमें एक क्वेश्चन नंबर 12 को हम बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, आज के लिए इतना है। ओके बाय, टेक केयर।